हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। तो आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स को डिस्कस। कौन कौन से चैप्टर्स होंगे? तो 3 चैप्टर्स के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला चैप्टर है स्केलेटल सिस्टम, सेकंड है नर्वस सिस्टम और थर्ड चैप्टर होने वाला है सेंस ऑर्गन। तो इन तीनों चैप्टर्स के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे, उनके आंसर्स के एक्सप्लेनेशन देखेंगे कैसे क्या चीज होती है। तो बिना देरी करे तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले एक बात जरूरी, अगर आपने अभी तक मोबाइल ऐप जो है फार्मेसी इंडिया वो अभी तक अपने फोन में डाउनलोड नहीं करा है तो अभी डाउनलोड करिए। वहां आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी रिगार्डिंग योर कोर्सेज, रिगार्डिंग योर जो भी आपके डाउट्स है, सारी वीडियोस मिलेगी वहां पर। तो अभी डाउनलोड करिए फार्मेसी इंडिया ऐप को जो बिल्कुल फ्री है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स। सबसे पहला जो सवाल है वो है इन मसल कॉन्ट्रैक्शन दिस आयन इज एसेंशियल। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में कौन सा आयन जरूरी होता है, एसेंशियल होता है? आपके ऑप्शन है क्लोरीन, सेकंड है कैल्शियम, पोटेशियम या फिर सोडियम। इनमें से कौन सा आयन है? देखिए जो भी चीजें हैं सारी चीजें आयन की फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पर जो लिखी है वो ऐसे एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखी है, लेकिन सारी चीजें जो यूज होती है वो आयंस की फॉर्म में होती है ना। चलिए तो बताइए, मतलब मैं बताऊंगी कि कौन सा आयन एसेंशियल है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। सही जवाब है कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्शियम जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन जब हम करते हैं, जब मूवमेंट होती है उस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले कैल्शियम इज सो इम्पोर्टेंट टू द मसल फंक्शन। ठीक है, तो मस्कुलर फंक्शन के लिए, अब मस्कुलर फंक्शन क्या होता है? देखिए हमारी बॉडी बन गई स्केलेटल सिस्टम से। ठीक है, अब स्केलेटल सिस्टम ने अपना काम कर दिया, उसने हमारी बॉडी के लिए एक ढांचा तैयार कर दिया। अब हमारी बॉडी का जो ढांचा है वो मूव कैसे करता है, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते कैसे हैं? विद द हेल्प ऑफ मसल्स। ठीक है, मसल इतनी इलास्टिसिटी उसको प्रोवाइड कर देता है जिसकी वजह से हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो मूव कर सकता है ना। तो कैल्शियम इज सो इम्पोर्टेंट टू द मस्कुलर फंक्शन। उसके बाद अपॉन नर्वस सिस्टम एक्साइटेशन फॉर अ contraction कैल्शियम इज रिलीज्ड इनटू द फाइबर। तो कैल्शियम कहाँ रिलीज होता है? फाइबर में, मसल फाइबर में। ठीक है, it binds with troponin and stimulates it to move the tropomyosin। अब ये फाइबर्स क्या है? जैसे पहले पॉइंट में मैंने फाइबर्स बोला, वो होते क्या है? देखिए जितनी भी मसल्स है उसमें 2 तरह के फाइबर्स होते हैं, एक ट्रोपोनिन, दूसरा मायोसिन। ठीक है, एक होता है एक्टिन, दूसरा मायोसिन। तो इन एक्टिन और मायोसिन के जो सब यूनिट्स होती है ट्रोपोनिन, वहां पर आकर वो बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद वो कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है। ठीक है, तो उसके बाद बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम द मसल कैन नाउ कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तभी हम मूव कर पाएंगे अपनी बॉडी को। चलिए देखिए ये है एक्टिन, एक्टिन की सब यूनिट है ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन से दिस इज ट्रोपोनिन। अब ये जो कैल्शियम आयन है ये जाकर यहाँ पर बाइंड हो जाता है। ठीक है, जब ये एक बार बाइंड हो गया उसके बाद मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, कॉन्ट्रैक्शन दिखा देता है और हम मूव कर जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है मसल्स यूटिलाइज्ड फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ ऑल सब्सटेंसेस विद इन ल्यूमेन आर ग्रुप्ड एज। तो जो ल्यूमेन में जिनको हम सारी जितनी भी मसल्स है उनको हम ग्रुप करते हैं एज अ ह्यूमन, कौन सी मसल होती है? हार्मोनल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, कार्डियक सिस्टम या फिर स्मूथ मसल्स? कौन सी होती है जो इन द कैटेगरी ऑफ ह्यूमन में आता है? सही है, इनमें से एक मसल ऐसी है जिनका नाम क्या कह सकते हैं कि उनको हम ल्यूमेन वाली मसल भी बोलते हैं। तो आपके ऑप्शन सबसे पहले हार्मोनल, स्केलेटल, कार्डियक या फिर स्मूथ। तो सही आंसर है स्मूथ मसल। ठीक है, जहां पर ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन क्या है? ल्यूमेन एक खाली चीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक मसल है, ठीक है, मसल या फिर बोन ले लीजिए, तो बोन के बीच में एक खाली स्पेस होता है।
ठीक है। बोन के बीच में खाली स्पेस होता है, उसी को हम ल्यूमेन बोलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जगह है हमारी बॉडी के अंदर जहां पर ल्यूमेन प्रेजेंट होता है और वहीं पर प्रेजेंट होती है स्मूथ मसल्स। ठीक है, चलिए। स्मूथ मसल्स आर नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स। अब व्हाट इज नॉन स्ट्रिएटेड मसल? देखिए, स्ट्रिएशन क्या होता है कि ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ लाइट और डार्क बैंड्स। अगर लाइट और डार्क बैंड्स ऑल्टरनेटली क्या कह सकते हैं कि अरेंज्ड है ऑल्टरनेटिवली, तो वहां वो स्ट्रिएटेड कहलाता है। स्ट्रिएटेड जो कौन कौन सी है, कार्डियक भी है और स्केलेटल भी है। स्केलेटल, ठीक है। दोनों मसल जो है कार्डियक और स्केलेटल में दोनों है स्ट्रिएटेड, क्योंकि वहां पर ऑल्टरनेटिवली क्या अरेंज्ड है, लाइट बैंड और डार्क बैंड, लाइट डार्क इस तरह से वो अरेंज होता है, उसको एक स्ट्रिएटेड लुक प्रोवाइड करता है, अपीयरेंस ऐसा हो जाता है उसका, इसीलिए उसको हम स्ट्रिएटेड मसल बोलते हैं। लेकिन जो स्मूथ मसल है उनके पास ऐसा कुछ अरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, अगर वो लाइट है तो सिर्फ लाइट होगी, अगर डार्क है तो सिर्फ डार्क होगा, वहां पर ऐसे ऑल्टरनेटिवली लाइट और डार्क बैंड अरेंज नहीं होता है। दैट इज व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स। ठीक है, यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस विद इन द ल्यूमेन्स, है ना। ल्यूमेन के अंदर जितने भी सब्सटेंसेस का फ्लो होता है उनको वो कंट्रोल में रखता है। ऑफ होलो ऑर्गन्स लाइक वेसल्स एंड बोवेल्स आर इनवॉलंटरी कंट्रोल्ड। ये इनवॉलंटरी होता है, मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, अपनी मर्जी से काम करता है, अपनी मर्जी के मालिक है। चलिए, नेक्स्ट है स्केलेटल एंड कार्डियक मसल हैव स्ट्रिएशंस। ठीक है, जो मैंने अभी बताया कि स्केलेटल कार्डियक मसल दोनों के पास स्ट्रिएशंस होते हैं, लाइट और डार्क बैंड दोनों के पास होता है, दैट आर विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप ड्यू टू द कंपोनेंट्स विद इन देयर सेल्स। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इनकरेक्ट मैच। अब हमको गलत मैच इसमें से चूज करना है। ऑप्शन है मिडल एयर क्या काम करता है, एम्पलीफाइज साउंड वेव्स। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है हेयर सेल्स क्या काम करेगा, प्रेजेंट ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन। कहां प्रेजेंट होता है, बेसिलर मेम्ब्रेन में। उसके बाद है सेक्यूल एंड यूट्रिकल क्या काम करते हैं, मेंटेन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि बैलेंसिंग, बॉडी बैलेंसिंग में हेल्प करेगा। या फिर क्रिस्टी जो क्या काम करते हैं, परफॉर्म हियरिंग फंक्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही है, जो क्या काम करेगा, जो गलत है, मतलब आपस में कनेक्ट, इसका मैच जो है, इसका पेयर है वो गलत जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये पूछा है सवाल, सही ऑप्शन है क्रिस्टी, परफॉर्म हियरिंग फंक्शन। ये बिल्कुल गलत है, क्रिस्टी ये काम नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्टेशियन ट्यूब। अब स्टेशियन ट्यूब का पूछा है सवाल कि फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, जो सही स्टेटमेंट है वो हमको चूज करनी है। ऑप्शन है कनेक्ट इंटरनल ईयर टू एक्सटर्नल ईयर, इट इक्वलाइजेस प्रेशर बिटवीन मिडल ईयर एंड आउटर एटमॉस्फेयर। थर्ड ऑप्शन है कनेक्ट मिडल ईयर टू फेरिंग्स, या फिर बोथ बी एंड सी। तो स्टेशियन ट्यूब क्या काम करता है, देखिए स्टेशियन ट्यूब क्या होता है, दिस इज द ईयर, ठीक है, बाहर वाला, है ना, बाहर वाले के, दिस इज यूस्टेशियन ट्यूब। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम ऑडिटरी कैनाल भी बोलते हैं, है ना, वो होता है स्टेशियन ट्यूब। तो क्या काम करता है वो, दोनों चीज। ठीक है, कौन कौन से, इट इक्वलाइजेस प्रेशर बिटवीन मिडल ईयर एंड आउटर एटमॉस्फेयर और कनेक्ट्स मिडल ईयर टू फेरिंग्स। तो ये दोनों काम होते हैं यूस्टेशियन ट्यूब के। ठीक है, चलिए, The organ of Corti is present in, जो organ of Corti होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। ऑप्शन है स्केला वेस्टिबुलार, स्केला टिम्पैनी, स्केला मीडिया, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए, जो ऑर्गन ऑफ Corti है उसका काम है हियरिंग का। ठीक है, ऑर्गन ऑफ Corti क्या काम करता है, हियरिंग का। कहाँ प्रेजेंट होता है, स्केला मीडिया। ठीक है, स्केला मीडिया में प्रेजेंट होता है। ऑर्गन ऑफ Corti इज अ रिसेप्टर ऑर्गन ऑफ हियरिंग। ठीक है, हियरिंग में हेल्प करेगा। तो आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे जो कान है वो हियरिंग के साथ साथ बैलेंसिंग में भी मदद करता है, मतलब सुन तो रहे हैं हम कान से, लेकिन बॉडी के बैलेंसिंग में भी वो हेल्प करता है। ठीक है,
तो ऑर्गन ऑफ कॉर्डाई जो ईयर का एक पार्ट है वो तो काम करेगा हियरिंग का, और एक पार्ट और होता है जिसको हम लैबिरिंथ के नाम से जानते हैं। वो क्या काम करता है? बॉडी बैलेंसिंग में, ठीक है, बॉडी के बैलेंसिंग में हेल्प करता है लैबिरिंथ। चलिए उसके बाद इट इज कंसिडर्ड एज बॉडीज माइक्रोफोन, क्योंकि वो किसमें मदद कर रहा है? हियरिंग में, ठीक है। इट इज प्रेजेंट ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन व्हिच इज द फ्लोर ऑफ cochlear duct. Many mechanoreceptors are present in the organ of cordae. There are many sensitive hair cells present in rows on the internal side of organ of cordae. देखिए वहां हेयर सेल्स का काम क्या होता है? बेसिकली जो बाहर से डस्ट आ रही है, ठीक है, तो कान में डस्ट आ जाती है क्योंकि ओपन है, तो डस्ट तो आएगी, जब धूल उड़ती है तो आ सकती है ना। तो जो हेयर सेल्स होती है वो उनको ट्रैप कर लेता है जिससे वो कान के अंदर ना जा पाए, हमको प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हेयर सेल्स प्रेजेंट होती है जो उसको ट्रैप कर लेते हैं डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। The organ of corda is present in between scala tympani और scala vestibuli. That is the scala media. नाम से ही पता चल रहा है scala media मतलब बीच वाली जो प्रेजेंट होती है between scala tympani और scala vestibuli, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, इन द striated muscles कौन सी होती है striated muscles? दोनों, है ना, skeletal, तो यहाँ पर स्केलेटल की ही बात हो रही है, स्केलेटल या फिर स्ट्रिएटेड एक ही बात है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम इज, ऑप्शन है जेड बैंड, क्रॉस ब्रिजेस, सार्कोमियर या फिर माइक्रोफाइब्रिल। बहुत सिंपल सवाल है वैसे तो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फंक्शनल यूनिट है कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम का वो है सार्कोमियर, है ना। दिस इज द फंक्शनल यूनिट sarcomere, ठीक है। A sarcomere is the basic contractile unit of a myocyte, that is muscle fiber, actin और myosin, है ना। A sarcomere is composed of two main proteins, कौन कौन से? thin actin और thick myosin। तो दो फिलामेंट्स होते हैं, दो फाइबर्स होते हैं, एक एक्टिन जो थिन है, एक मायोसिन जो थिक है, ठीक है। They are the active structures responsible for muscular contraction. यही इन दोनों की ही वजह से हमारा मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है, ठीक है। तो यही होते हैं एक्टिन और मायोसिन, जिनको हम सार्कोमियर, जिनकी फंक्शनल यूनिट है सार्कोमियर। चलिए नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन? हाइंड ब्रेन का कौन सा एक पार्ट है? ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, कॉर्पस कैलोसम या फिर स्पाइनल कॉर्ड। तो देखिए हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का। सेरिबेलम सही ऑप्शन है। कॉर्पस कैलोसम क्या होता है? जो सेरिब्रम हेमिस्फेयर्स होते हैं दो, ठीक है, हमारी जो ब्रेन है उसमें दो सेरिब्रम हेमिस्फेयर्स होते हैं, सेरिब्रम हेमिस्फेयर्स, इनको ये कनेक्ट करता है, ठीक है। जो कॉर्पस कैलोसम है विच कनेक्ट्स टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स, ठीक है। चलिए तो सही ऑप्शन क्या होगा? सेरिबेलम विच इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। चलिए उसके बाद है एफरेंट न्यूरॉन दैट कैरी नर्व इंपल्सेस फ्रॉम। जो एफरेंट न्यूरॉन होते हैं, है ना, दो तरह के न्यूरॉन होते हैं, एफरेंट और इफरेंट, ठीक है। तो एफरेंट न्यूरॉन कैरी नर्व इंपल्सेस फ्रॉम, कहां से वो नर्व इंपल्स लेकर जाते हैं? आपके ऑप्शन है सीएनएस टू मसल्स, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल, ठीक है, सीएनएस टू रिसेप्टर, रिसेप्टर्स टू सीएनएस या फिर इफेक्टर ऑर्गन्स टू सीएनएस। तो जो एफरेंट न्यूरॉन होते हैं वो जो रिसेप्टर होता है ना, जहां पर क्या कह सकते हैं कि जहां पर स्टिमुलाई आया वहां से वो ब्रेन तक, दैट इज सीएनएस तक न्यूरॉन नर्व इंपल्स लेकर जाते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? रिसेप्टर टू सीएनएस, ठीक है, यस, रिसेप्टर टू सीएनएस जो लेकर जाएंगे कौन? एफरेंट न्यूरॉन। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? The cranial nerve that regulates the heartbeat. आपको सबको पता होगा कि हमारी बॉडी में 12
क्रेनियल नर्व्स पाई जाती है ना। वेल पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर फाउंड इन आवर बॉडी, उसमें से कौन सी ऐसी नर्व है जो हार्ट बीट को रेगुलेट करती है? आपके ऑप्शन है 7th, 8th, 9th या फिर 10th। कौन सी ऐसी क्या कह सकते हैं कि नर्व है जो हार्ट बीट को रेगुलेट करता है? तो वेगस नर्व, दैट इज 10th। ठीक है, 10th नर्व होती है वेगस नर्व, जो हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, हार्ट बीट को कंट्रोल में रखता है। तो नर्व वेगस नर्व रेगुलेट्स हार्ट बीट। ठीक है, वेगस नर्व रेगुलेट्स हार्ट बीट, जो कौन सी है? 10th क्रेनियल नर्व। चलिए नेक्स्ट, अच्छा ये है वेगस और 10th क्रेनियल नर्व दैट इज मिक्स, मोटर भी है ना, मोटर भी है और सेंसरी भी है। मिक्स का मतलब क्या है यहाँ पर? मोटर प्लस सेंसरी, दोनों है। ठीक है, मोटर भी है और सेंसरी भी है। दैट अराइजेस फ्रॉम द साइड ऑफ द मेडुला, controls the visceral sensation and movements of larynx, lungs, heart, stomach and intestines। इतने सारे काम होते हैं एक वेगस नर्व के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, which of the following is another name for the third ventricles of brain। जैसे हमारी जो हार्ट है उसमें दो वेंट्रिकल होते हैं, दो ऑरिकल, उसी तरह से हमारे ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम सवाल है कि थर्ड वेंट्रिकल को क्या कह सकते हैं? आपके ऑप्शन है डायसील, पैरासील, राइनोसील या फिर मेडासील। तो सही ऑप्शन है डायसील। ठीक है, डायसील इज आल्सो नोन एज थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल इज आल्सो नोन एज डायसील। अब ये सारी चीजें क्या होती हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले द थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट इन द डायनसिफेलोन। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है? डायनसिफेलोन में, इसीलिए उसको हम डायसील बोलते हैं, है ना। उसके बाद द फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल प्रेजेंट इन द सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स आर कॉल्ड एज पैरासील, दैट इज जो फोर ब्रेन का ही पार्ट है। उसके बाद द वेंट्रिकल ऑफ द olfactory lobe in the brain of the rabbit is called rhinocele। तो रैबिट का जो ब्रेन है उसमें प्रेजेंट होता है राइनोसील। उसके बाद द फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट बिटवीन द ब्रेन स्टेम एंड सेरिबेलम इज कॉल्ड द मेटासील। तो ये सारे हो गए क्या नाम थे जो अभी अभी हम देख कर आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसेल्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट इन न्यूरॉन्स आर मेड अप ऑफ। जो निसेल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं न्यूरॉन के अंदर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? देखिए दिस इज न्यूरॉन। तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे इस तरह से ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम निसेल्स ग्रैन्यूल भी बोलते हैं। कहाँ पर प्रेजेंट है? सेल बॉडी, सेल बॉडी प्लस डेंड्राइट। ठीक है, डेंड्राइट में और सेल बॉडी में, दोनों में निसेल्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब सवाल ये है कि जो निसेल्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है वो किस चीज के बने हैं? आपके ऑप्शन है प्रोटीन, राइबोसोम, आरएनए या फिर डीएनए। किस चीज के बने होते हैं निसेल्स ग्रैन्यूल्स? तो देखिए ये जो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं ये बने होते हैं राइबोसोम से। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? डेंड्राइट प्लस सेल बॉडी। ठीक है, चलिए A neuron that carries information from the peripheral nervous system to the central nervous system। मतलब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, हाथ पैर जितनी भी चीजें हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है। तो वहां से सीएनएस तक कौन सा न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेकर जाता है? ये है सवाल। आपके ऑप्शन है एफरेंट न्यूरॉन, इफेक्टर न्यूरॉन, बोथ या फिर नन। तो दो ही तरह के न्यूरॉन होते हैं। ठीक है, वैसे तो 3 होते हैं लेकिन यहाँ पर 2 दिए हुए हैं। तो एफरेंट या फिर इफरेंट, सही ऑप्शन है एफरेंट। अभी अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले सवाल में कि जो स्टिमुलाई जहां पर आता है वहां से सीएनएस तक लेकर जाते हैं एफरेंट न्यूरॉन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? एफरेंट न्यूरॉन व्हिच कैरीज इंपल्सेस फ्रॉम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक
इंपल्सेस को लेकर जाते हैं। चलिए, इसके बाद इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एन एफरेंट नर्व फाइबर इज द एक्सॉन ऑफ एन एफरेंट sensory neuron. It is a long process extending far from the nerve cell body that carries nerve impulses from sensory. ठीक है, समझ रहे हो? सेंसरी से और सेंस ऑर्गन से टुवर्ड द CNS, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जहां पर स्टिमुलाई आया, अब वो कुछ भी चीज हो सकता है, हमारा हाथ पैर, ठीक है, तो वहां से CNS तक इंपल्स लेकर जाता है, हमारे ब्रेन को बताता है कि भैया आपको चोट लगी है ना। तो ये होता है एफरेंट न्यूरॉन का काम। चलिए, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर एंड अर्ज टू ईटिंग, ये तो सबको पता होगा। ऑप्शन है थैलेमस, सेरिबेलम, पोन्स या फिर हाइपोथैलेमस। सही ऑप्शन क्या होगा? हाइपोथैलेमस। ठीक है, यहाँ पर इतने सारे कंट्रोलिंग सेंटर बोल सकते हैं, इतने सारे सेंटर्स होते हैं हाइपोथैलेमस के। तो यहीं पर होता है, जब आपको भूख लगती है तब हाइपोथैलेमस आपको ऑर्डर करता है कि अब आप कुछ खा लीजिए। ठीक है, आपको भूख लगी है, अब आप कुछ खा लो। ठीक है, और बॉडी के टेम्परेचर को विच इज होम्योस्टेसिस। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। होम्योस्टेसिस कौन कंट्रोल करता है? तो वो होता है हाइपोथैलेमस। किसका पार्ट है हाइपोथैलेमस? फोर ब्रेन का पार्ट है। ये कंट्रोल करता है होम्योस्टेसिस विच इज रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। चलिए, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेनिंजेस फ्रॉम द इनर साइड। तो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में बेसिकली जो हमारा CNS है, CNS किससे मिलकर बनता है? ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों में लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम मेनिंजेस बोलते हैं। ठीक है, मेनिंजेस बोलते हैं या फिर लेयर्स ही हैं ये। ठीक है, तो 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। अगर बाहर से अंदर की तरफ, मतलब टोटल 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं जिनको हम मेनिंजेस बोलते हैं। अब इन्होंने पूछा है कि अंदर वाली साइड से, इनर साइड से करेक्ट ऑर्डर क्या होगा उन मेनिंजेस का। आपके ऑप्शन है पायामीटर, एरेक्नोइड मैटर या ड्यूरामेटर, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ड्यूरोमेटर, पायामेटर, एरेक्नोइड मैटर या फिर ड्यूरोमेटर, एरेक्नोइड मैटर या फिर पायामीटर। देखिए सही, इसको तो आप काट ही दीजिए, ये जो सेकंड ऑप्शन है ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, कौन कौन सी? ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड मैटर और पायामेटर। 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है टोटल। अब सवाल ये है कि इनर साइड से इनका सही ऑर्डर क्या होगा? तो सही ऑप्शन है, सबसे अंदर होती है ड्यूरोमेटर, उसके बाद आती है एरेक्नोइड मैटर और सबसे बाहर होती है पायामेटर। ठीक है, 3 लेयर्स हैं। सबसे पहले लिखिए ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, है ना। इन दोनों में 3 मेनिंजेस टोटल। अगर इनर वाली साइड से देखें, सबसे पहले आता है ड्यूरा मैटर, नेक्स्ट है एरेक्नोइड मैटर और सबसे बाहर होती है पाया मैटर। आउटर, मिडल और ये है इनर। ठीक है, तो ये होता है ऑर्डर ऑफ मेनिंजेस, और कितनी होती है, कहाँ कहाँ होती है, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। स्पेस विच सेपरेट्स एरेक्नोइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर। तो सवाल में ही जवाब छुपा है। इनका सवाल है कि स्पेस बिटवीन द एरेक्नोइड मैटर और ड्यूरा मैटर के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है एपिड्यूरल, मीडियस्टर्नम, सब ड्यूरल या फिर सब एरेक्नोइड। तो सवाल में ही जवाब छुपा था, आपको बस सवाल को अच्छे से पढ़ना है, देखना है कि सवाल कह क्या रहा है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा? सब एरेक्नोइड मैटर, जहां पर CSF प्रेजेंट होता है। व्हाट इज CSF? सेरिब्रोसल फ्लूइड, है ना, जो कहाँ बनता है? वेंट्रिकल में बनता है, लेकिन स्टोर कहाँ हो जाता है? आकर सब एरेक्नोइड स्पेस। ठीक है, चलिए उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एट साइनेप्स हैज द न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो कौन से स्ट्रक्चर के पास न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं?
बहुत ही इजी सवाल। श्वान सेल, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक नोब्स या फिर साइनेप्टिक वेसिकल्स। तो सबको पता होगा साइनेप्टिक वेसिकल्स के पास प्रेजेंट होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। देखिए दिस इज न्यूरॉन, है ना, ये न्यूरॉन है, ये है इसका न्यूक्लियस, सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन, यहीं पर होते हैं श्वान सेल्स, these are Schwann cells। ये तो हो गई बात अलग। अब आते हैं काम की बात पर, विच इज एक्सोन टर्मिनल। ये पूरा है एक्सोन का टर्मिनल, है ना। अब यहीं पर एक्सोन टर्मिनल, ठीक है, ये है एक्सोन टर्मिनल। अब इन एक्सोन टर्मिनल के पास क्या होते हैं, यहीं पर छुपे होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है, साइनेप्टिक वेसिकल्स, यहीं पर प्रेजेंट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। देखिए न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, जो इम्पल्स है वो कहां से आता है, थ्रू द डेंड्राइट, ट्रेवल करता है एक्सोन से और कहां पहुंचता है, एक्सोन टर्मिनल तक, वहां पर प्रेजेंट होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। अब नाम में क्या छुपा है, न्यूरो ट्रांसमीटर, मतलब वो इम्पल्सेस को ट्रांसमिट कर रहे होंगे फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, है ना। तो यहीं पर प्रेजेंट होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स, न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ठीक है। तो ये होता है पूरा एक्सोन का न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अब न्यूरॉन इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आर, क्या कह सकते हैं कि हमारे नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है दैट इज न्यूरॉन। चलिए, inside the axon terminal of ascending cell are many synaptic vesicle। कहाँ प्रेजेंट है, एक्सोन के टर्मिनल में, है ना। these are membrane bound spheres filled with neurotransmitters molecules। चलिए अगले सवाल पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एन इंजरी सस्टेन्ड बाय द हाइपोथैलेमस इज मोस्ट लाइकली टू इंटरप्ट। देखिए अगर आपके हाइपोथैलेमस पे चोट लग जाए, अगर वो इंजर्ड हो जाए, तो क्या चीज है जो सबसे ज्यादा इंटरप्ट होगी। ऑप्शन है सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग यूनिट, लोकोमोशन, शॉर्ट टर्म मेमोरी, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर और एग्जीक्यूटिव फंक्शन लाइक डिसीजन मेकिंग। तो कौन सा है सबसे ज्यादा जो इंटरप्ट होने वाला है, तो देखिए हाइपोथैलेमस से सबसे ज्यादा वो क्या करता है, होमियोस्टेसिस। क्या होता है होमियोस्टेसिस, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अगर हाइपोथैलेमस पे चोट लगी तो होमियोस्टेसिस रुक जाएगा, वो नहीं होगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। दैट मीन्स के होमियोस्टेसिस विल स्टॉप, ठीक है। तो होमियोस्टेसिस नहीं होगा, सही ऑप्शन क्या होगा, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। द बॉल ऑफ आई बॉल इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी लेयर्स। जो बॉल होती है आई बॉल की, ठीक है, कितने लेयर्स की बनती है, आपके ऑप्शन है 3, 4, 2 और 5। सही ऑप्शन होगा, सबको पता होगा 3 लेयर होती है हमारी आई बॉल में, ठीक है। तो सबसे पहली डाइवोस बॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, द स्क्लेरा, क्लोरोइड और रेटिना। 3 लेयर होती है स्क्लेरा, फिर आती है कोरोइड, लास्ट होती है रेटिना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रेटिना, क्योंकि यहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन, ठीक है। यहीं पर लाइट रिफ्लेक्शन करती है, रिफ्लेक्ट होती है और इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पर, ठीक है। चलिए उसके बाद विच पार्ट ऑफ द ईयर हैज नो रोल प्ले इन हियरिंग बट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा है पार्ट ऑफ कान, हमारे कान का कौन सा पार्ट है जिसका हियरिंग में काम नहीं है लेकिन उसके बाद भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है, सबसे पहले है ईयर ऑसिकल। क्या होते हैं ईयर ऑसिकल, 3 होते हैं ईयर ऑसिकल, मतलब ईयर बोन सबसे पहली होती है स्टेप्स, मैलियस और इनकस, ठीक है। ये होते हैं ईयर ऑसिकल, कहाँ प्रेजेंट होते हैं तीनों, मिडल ईयर में,
चलिए उसके बाद ऑर्गन ऑफ कोटाई, यूस्टेशियन ट्यूब या फिर वेस्टिबुलर अपैरेटस, जिनका हियरिंग में काम नहीं है लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हियर ओसिकल काम कर हियरिंग में काम करते हैं, ऑर्गन ऑफ कोटाई तो बिल्कुल करेगा, यूस्टेशियन ट्यूब भी करेगा क्योंकि यहीं से ट्रेवल होती है साउंड। उसके बाद लास्ट है वेस्टिबुलर अपैरेटस, तो यही है सही ऑप्शन। ठीक है, वेस्टिबुलर अपैरेटस नो हियरिंग, लेकिन बैलेंसिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हियरिंग तो नहीं कर रहा है लेकिन हमारी बॉडी के बैलेंसिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेस्टिबुलर अपैरेटस। चलिए, वेस्टिबुलर apparatus is the part of the human ear plays no role in the hearing। ठीक है, सुनने में कोई रोल प्ले नहीं है, but is otherwise very much required because these are the sensory information about motion, equilibrium and spatial orientation। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं ये कहना चाह रहे हैं कि बॉडी बैलेंस। ठीक है, तो ये होता है वेस्टिबुलर apparatus का काम। The balance system also helps to walk, run and move without falling। बिना गिरे अगर आप चल पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं और मूव कर पा रहे हैं, that is because of only and only vestibular apparatus। Balance is controlled through signals to the brain from eyes, the inner ear and the sensory system of the body such as skin, muscles and joints। कान के साथ साथ और कौन कौन काम करता है बैलेंसिंग में? स्किन, मसल्स और जॉइंट्स। ठीक है, तो ये हो गया पूरा। चलिए, आई होप आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। ऐसे ही अच्छे सवालों के साथ बने रहिए फार्मेसी इंडिया के साथ, और डरने की है क्या बात जब फार्मेसी इंडिया लाइव है आपके साथ। थैंक यू।